कल्पना कीजिए, एक 11 साल की मासूम बच्ची, एक 68 साल का बुजुर्ग और 20 साल की कठोर सजा। सुनने में तो काफी गंभीर लगता है। बिल्कुल। जब आप इन तीन चीजों को एक साथ सुनते हैं तो पहली नजर में कागजों पर यह केस एकदम सुलझावा लगता है। ऐसा लगता है कि किसी जघन्य अपराध की कहानी है और अपराधी को उसके किए की सजा मिल भी गई है। हाँ, एक आम इंसान तो यही सोचेगा कि भाई केस खत्म। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस नींव पर यह पूरी सजा टिकी थी वो दरअसल रेत की बनी थी। ओहो, मतलब पूरी कहानी में ही कोई बहुत बड़ा झोल है। बिल्कुल। आज हम अपने इस विस्तृत विश्लेषण में जिस केस की फाइल खोल रहे हैं वो सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये पटना उच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो 10 मार्च 2026 को सुनाया गया। जी, क्रिमिनल अपील DB नंबर 407 ऑफ 2023 है ना? एकदम सही। और हमारे पास इस चर्चा के लिए न्यायालय के फैसले की आधिकारिक प्रति है जिसमें अभियोजन पक्ष की दलीलें हैं, PW1 से लेकर PW7 तक के गवाहों के बयान हैं और बचाव पक्ष के तर्क भी शामिल हैं, जो कि इस केस को समझने के लिए बहुत जरूरी स्रोत हैं। हाँ, और देखिए आज हमारी इस चर्चा का मकसद ये तय करना नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा उद्देश्य बस ये समझना है कि हमारी न्याय प्रणाली में सबूतों का वजन कैसे मापा जाता है, विशेष रूप से तब जब बात किसी बाल गवाह यानी चाइल्ड विटनेस की हो और पुलिस की जांच प्रक्रिया की हो। सही कहा आपने, क्योंकि जो मामला पहली नजर में बिल्कुल सीधा लगता है ना, गहराई में जाने पर वो कई कानूनी और प्रक्रियात्मक खामियों का पूरा पुलिंदा बन सकता है। तो चलिए सीधे उस रात पर चलते हैं जहां से ये पूरी घटना शुरू होती है। जून 2018 की बात है। हाँ, 10 जून 2018 को एक 11 साल की बच्ची के पेट में दर्द होता है। उसकी माँ उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय गांव के ही एक बुजुर्ग, जिन्हें बिरजू बाबा कहा जाता है, उनके पास ले जाती है। टोटमा और झाड़ फूक के लिए, राइट? हाँ, टोटमा के लिए। अब बाबा उन्हें कुछ फूल देते हैं और 2 दिन बाद यानी 12 जून को दोबारा आने को कहते हैं। यहां तक तो खैर अंधविश्वास की एक आम तस्वीर लगती है। हाँ, हमारे समाज में ये सब काफी देखने को मिलता है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब अभियोजन पक्ष ये बताता है कि 12 जून की रात 9 बजे क्या हुआ। आरोप है कि रात 9 बजे बिरजू बाबा खुद उनके घर आते हैं और बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि माँ उसे जाने भी देती है। बिल्कुल। आरोप के मुताबिक वो उसे एक लीची के बागान में ले गए। वहां उन्होंने अपना गमछा बिछाकर बच्ची के साथ गलत काम किया और उसे 50 रुपए देकर चुप रहने को कहा। ये तो बहुत ही भयानक आरोप है। ट्रायल कोर्ट ने भी जब ये सुना और 164 CRPC के तहत बच्ची का बयान देखा तो इसे पूरी तरह सच मान लिया। हाँ, और सीधा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और IPC की धारा 376(2) के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। सुनने में लगता है कि न्याय हो गया है ना? ये किसी सस्पेंस फिल्म के उस सीन की तरह लगता है जहां अपराधी पकड़ लिया गया है और केस बंद। लेकिन क्या स्क्रिप्ट में कोई झोल है? मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। क्या सवाल? भाई, कोई भी माता पिता रात के 9 बजे एक 11 साल की बच्ची को एक अकेले आदमी के साथ किसी अज्ञात जगह पर कैसे जाने दे सकते हैं? अगर इलाज ही करना था तो दिन के उजाले में क्यों नहीं हुआ? आपका ये सवाल बहुत ही सटीक है और दिलचस्प बात यह है कि हाई कोर्ट ने भी ठीक इसी बात को पकड़ा। कानून की भाषा में इसे अननेचुरल कंडक्ट यानी अप्राकृतिक आचरण माना जाता है। अच्छा, तो अदालत भी इसे अजीब मानती है? बिल्कुल। अदालत ने कहा कि माता पिता का ये रवैया सामान्य नहीं था। ये अभियोजन पक्ष की कहानी में पहला बड़ा संदेह पैदा करता है। और ये संदेह सिर्फ माता पिता के आचरण तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इस केस की पुलिस जांच पर नजर डालें तो ऐसा लगता है जैसे जांच अधिकारियों ने आंखें बंद करके काम किया हो। हाँ, पुलिस की जांच में जो खामियां थीं वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। मैं वही पढ़ रहा था। सोचिए, एक क्राइम सीन पर सबसे अहम चीज क्या होती है? भौतिक सबूत, है ना? बिल्कुल, फिजिकल एविडेंस। बच्ची की दादी, जो कि PW3 हैं, उन्होंने गवाही दी कि कपड़ों और उस तौलिए पर गमछे पर खून था। अगर खून था तो वो बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन पुलिस के आईओ ने कभी भी उन कपड़ों या गमछे को जब्त ही नहीं किया। बाप रे, बिना कपड़ों को जब्त किए उन्होंने इतनी बड़ी कहानी कैसे साबित करने की सोची? वही तो। और सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, कहानी तब पूरी तरह से पलट जाती है जब हम एग्जिबिट 4 यानी मेडिकल रिपोर्ट को देखते हैं। हाँ, मेडिकल विज्ञान तो किसी भी ऐसे मामले में सबसे निष्पक्ष गवाह होता है
उसमें क्या था? जिस डॉक्टर ने बच्ची का चेकअप किया था, PW7, उन्होंने साफ लिखा कि बच्ची के शरीर पर कोई बाहरी चोट या खरोच नहीं थी, और तो और कोई स्पर्मेटोजोआ भी नहीं मिला। ये तो रेप के आरोपों का सीधा खंडन कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि बच्ची ने खुद डॉक्टर को बताया था कि उसने शारीरिक प्रयास करके खुद को बचाया और वहां से भाग निकली। रुकिए, अगर बच्ची खुद कह रही है कि वो भाग निकली थी, तो इसका मतलब है कि घटना पूरी नहीं हुई थी। एकदम सही। तो फिर ट्रायल कोर्ट ने इन पक्के वैज्ञानिक सबूतों को दरकिनार कैसे कर दिया? यही वो जगह है जहां सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। जब मेडिकल विज्ञान और गवाहों के बयानों में इतना बड़ा विरोधाभास हो, तो न्यायालय केवल मौखिक बयानों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। और पुलिस की लापरवाही सिर्फ यहां तक नहीं रुकी। CRPC की धारा 53A के तहत क्या आरोपी का मेडिकल नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। कानून बहुत स्पष्ट है कि ऐसे गंभीर आरोपों में आरोपी का तुरंत मेडिकल परीक्षण होना चाहिए। लेकिन आरोपी तो उसी दिन गिरफ्तार हो गया था, है ना? फिर भी पुलिस ने उस 68 साल के बुजुर्ग का कोई मेडिकल परीक्षण नहीं कराया। ये तो बहुत बड़ी चूक है। एक बुजुर्ग व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण काफी सच्चाई सामने ला सकता था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये पुलिस की महज लापरवाही थी या मतलब कुछ और। हाँ, और अगर आपको लग रहा है कि बात यहीं खत्म हो गई, तो जरा FIR की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ओहो, वो तो एक अलग ही कहानी है। FIR दर्ज होने में पूरे 20 घंटे की देरी हुई थी। 20 घंटे? ये तो बहुत लंबा समय है। और सबसे बड़ा खुलासा तो PW4 यानी बच्ची की चचेरी बहन की गवाही से हुआ। उसने क्या बताया अदालत में? उसने बताया कि अस्पताल में दरोगा जी ने सबसे पहले बच्ची का बयान लिखा था और बच्ची ने उस पर बाकायदा अपने हस्ताक्षर भी किए थे। एक मिनट, तो पुलिस के पास बच्ची का पहला और सबसे ताजा बयान था? हाँ, लेकिन पुलिस ने उस बयान को रिकॉर्ड से गायब कर दिया और अगले दिन दोपहर 3 बजे मां के फर्द बयान पर केस दर्ज किया। ये तो ऐसा है, मतलब सप्रेसिंग द अर्लीस्ट वर्जन। पुलिस ने सबसे अहम दस्तावेज ही छुपा लिया। बिल्कुल, ये तो ऐसा है जैसे घर बनने के बाद नींव की ईंट ही बदल दी जाए। अगर पुलिस ही पहला ड्राफ्ट छुपा ले तो केस की सच्चाई पर सवाल तो उठेंगे। सही बात है। क्या इसे जानबूझकर गढ़ी गई कहानी नहीं माना जाएगा? मैं तो यही सोच रहा हूं। अब देखिए, भौतिक सबूत गायब, मेडिकल रिपोर्ट उलट बात कह रही है और FIR का पहला बयान भी गायब। तो फिर ये पूरा केस टिका किस पर था? सिर्फ और सिर्फ एक गवाह पर, उस 11 साल की बच्ची की गवाही पर। और यहीं पर इस केस का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा सामने आता है, बाल गवाह की योग्यता, यानी चाइल्ड विटनेस कॉम्पिटेंसी। हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत, है ना? जी, इस धारा के तहत जब भी कोई बच्चा गवाही देता है तो जज की एक खास जिम्मेदारी होती है। वो क्या जज को कुछ टेस्ट करना होता है? बिल्कुल, जज को पहले ये जांचना होता है कि क्या वो बच्चा सच और झूठ का अंतर समझता है, क्या उसे पूछे जा रहे प्रश्नों की समझ है। अच्छा, तो मतलब बिना चेक किए गवाही नहीं ले सकते? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में, जैसे P रमेश बनाम स्टेट और रतन सिंह दलसुख भाई नायक मामले में, ये साफ कहा है। तो इस केस में बचाव पक्ष ने क्या साबित किया? बचाव पक्ष ने साबित किया कि ट्रायल कोर्ट और मैजिस्ट्रेट दोनों ने 11 दिन बाद जब बच्ची का बयान लिया तो उसकी बौद्धिक क्षमता का कोई परीक्षण ही नहीं किया, कोई कॉम्पिटेंस टेस्ट नहीं हुआ। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी कानूनी भूल है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, बच्चों को आसानी से ट्यूटर किया जा सकता है, मतलब उन्हें सिखाया पढ़ाया जा सकता है। हाँ, बच्चे तो किसी की भी बातों में आ जाते हैं। बिल्कुल, वे अपनी एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं और सिखाई गई बातों को सच मान सकते हैं। इसीलिए बिना योग्यता परीक्षण के बच्चे की गवाही को सजा का एकमात्र आधार बनाना कानूनन बेहद खतरनाक है। समझ गया। मतलब जब पूरी इमारत ही कमजोर नींव पर खड़ी थी तो ट्रायल कोर्ट ने इतनी बड़ी सजा कैसे दे दी? और सजा की बात करें तो वहां भी एक बहुत बड़ी कानूनी चूक हुई थी, है ना? हाँ, ट्रायल कोर्ट से सजा तय करने में भी एक भयंकर भूल हुई थी। वो कैसे? देखिए, घटना 12 जून 2018 की है। उस समय पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत न्यूनतम सजा 10 साल थी। लेकिन सजा तो 20 साल की मिली थी। जी, हुआ ये कि अगस्त 2019 में कानून में एक संशोधन हुआ जिसमें सजा बढ़ाकर 20 साल कर दी गई। अच्छा। और ट्रायल कोर्ट ने गलती से उस नए संशोधन को इस पुराने मामले पर लागू कर दिया, जो कि गैर कानूनी है। ये तो बिल्कुल गलत है। आप पुरानी घटना पर नया कानून कैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो इन सारी गलतियों को देखते हुए हाई कोर्ट का निष्कर्ष बहुत साफ था। हाई कोर्ट ने क्या कहा अंत में? हाई कोर्ट ने कहा कि एकमात्र बाल गवाह की अपरीक्षित गवाही, मेडिकल सबूतों का अभाव
और पुलिस जांच की भारी खामियों को देखते हुए सजा बरकरार नहीं रखी जा सकती। तो मतलब अपीलकर्ता को संदेह का लाभ, जिसे बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं, वो मिल गया। हाँ, हाई कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया। चलिए इसे समझते हैं। ये पूरा मामला साफ दिखाता है कि न्याय प्रणाली सिर्फ भावनाओं पर नहीं चलती। बिल्कुल नहीं। जब तक सबूत लोहे की तरह मजबूत ना हो, तब तक किसी की आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। इस विस्तृत चर्चा से जो मुख्य सीख मिलती है वो यही है कि त्वरित न्याय के दबाव में उचित कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी नहीं की जा सकती। सही कहा। जांच अधिकारियों की एक छोटी सी लापरवाही या नियमों की अनदेखी कैसे एक पूरे मामले को अदालत में गिरा सकती है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। और ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दर्शाती है कि कानून अंधा जरूर है, लेकिन वो तथ्यों की कसौटी पर सच्चाई को तौलता है। हाँ, और ये सिस्टम इसीलिए बना है ताकि निर्दोषों को गलत सजा से बचाया जा सके। बिल्कुल। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए मेरे दिमाग में एक सोचने वाली बात आ रही है। बताइए। जब पुलिस की लापरवाही या सख्त कानूनी प्रक्रियाओं के पालन में हुई चूक के कारण सबूत खारिज हो जाते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि न्याय हुआ है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है है ना? आज के आधुनिक और डिजिटल युग में जहां फोरेंसिक साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, क्या हमें जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय करने के लिए कोई नया सिस्टम नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। ताकि कोई भी अपराधी सिर्फ कागजी कार्यवाही की गलती के कारण छूट ना सके और कोई निर्दोष कभी न फंसे। इस बारे में हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। एकदम सही बात कही आपने। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर से गहराई में उतरेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।